नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो सीरीज है वो है हमारी डिजाइन ऑफ एनालिसिस एंड एल्गोरिथम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डाबी बोलते हैं। तो आज मैं आपके सामने 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो जनरली एग्जाम में आते ही आते हैं और जनरली आपके डाउट्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट को लेके रहते हैं। तो कोशिश करूंगा मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो। लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये कंसेप्ट है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में हमारे पास तीन स्टेटमेंट दी हुई है। तीनों स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट दी हुई है, ये देखिए थोड़ा सा नोटेशन मैं आपको बता देता हूं। ये जो नोटेशन है थीटा, इसको बोलते हैं हम बिगो, इसको भी हम बोलते हैं बिगो। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन तीन टाइप की जनरली हम यूज करते हैं, वैसे तो 5 टाइप्स की होती है। तो तीन टाइप की कौन कौन सी होती है हमारी? एक तो होती है बिगो। बिगो को हम जनरली वर्स्ट केस बोलते हैं। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आपने सुनी होगी, तीन केस होते हैं हमारे वर्स्ट केस। एक होता है हमारा एवरेज केस और एक होता है हमारा बेस्ट केस। ठीक है, तो बिगो को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ओ से। एक होता है एवरेज केस, एवरेज केस को हम बोलते हैं बिग थीटा या थीटा भी बोल देते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से। और बेस्ट केस होता है हमारा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओमेगा। क्लियर? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा फॉर्म से। तो बेसिकली मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि इनकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि दो फंक्शन हमें दिए होते हैं, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन। दोनों फंक्शन में कंपैरिजन हम करते हैं। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? मान लीजिए बिगो का मतलब एफ ऑफ एन दे रखा है एन और जी ऑफ एन दे रखा है एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एन दैट इज इक्वल टू द बिगो ऑफ जी ऑफ एन। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन ऑफ द एन स्क्वायर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बिगो। बिगो का मतलब क्या है? एफ ऑफ एन शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द सी इंटू जी ऑफ एन, सी इंटू जी ऑफ एन, वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट। क्लियर? अगर हमारे पास एफ ऑफ एन स्मॉलर है जी ऑफ एन से या इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एन इक्वल टू द बिगो ऑफ जी ऑफ एन। इसी तरह से थीटा होता है हमारा। थीटा से पहले बिगो ओमेगा बता देता हूं मैं। बिग ओमेगा का मतलब क्या है? एफ ऑफ एन इक्वल टू द बिग ऑफ जी ऑफ एन कब होगा? ठीक है, वो कब होगा? जब एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द सी इंटू जी ऑफ एन। हमेशा ध्यान रखना, एफ ऑफ एन अगर ग्रेटर है, जैसे कि एन स्क्वायर ग्रेटर होता है एन से, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन दैट इज इक्वल टू द बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, और थीटा का मतलब क्या होता है? जब हम एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है आपका कि एफ ऑफ एन की वैल्यू हमेशा जो है, अगर आप देखो यहां पर एफ ऑफ एन बिगो ऑफ जी ऑफ एन इक्वल्स टू द you can say f of n that is equal to the big omega of, you can say, मैं यहां पर आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो बेसिकली टर्म है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द थीटा का मतलब क्या होता है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिग ओ एंड बिग ओमेगा। यहां पर देखिए दोनों के आगे इक्वल लिखा हुआ है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन को ना क्लियर करके मैं आपको सिंपल वे में बताना चाह रहा हूं। थीटा का मतलब होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिग ओ एंड बिग ओमेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर लिखूं एफ ऑफ एन इक्वल टू एन और जी ऑफ एन भी आपका एन है, मान के चलिए, तो यहां पर एन और एन दोनों के केस में मैं यहां पर कह सकता हूं एफ ऑफ एन इक्वल टू द बिग ऑफ जी ऑफ एन। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू द जी ऑफ एन। इसी तरह से मैं यहां पर ये कह सकता हूं एफ ऑफ एन इक्वल टू द बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एन यहां पर ग्रेटर है और यहां पर लेस देन है। लेस देन ना होके यहां पर इक्वल को फुलफिल कर रहा है और यहां भी इक्वल प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो दोनों केस यहां पर फुलफिल हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन किसके इक्वल है? थीटा ऑफ जी ऑफ एन के। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है जो मैंने यहां पर क्लियर किया। सारे ऐसे ही क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेके आया हूं, बहुत इजी वे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए तीन स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से तीनों में से ये पूछ रहा है कौन सी करेक्ट है। तो देखिए n प्लस k रेज टू पावर m इक्वल टू द थीटा ऑफ n रेज टू पावर m वेयर k and m आर कांस्टेंट। तो क्लियर
ध्यान रखना कांस्टेंट को हम हमेशा इग्नोर करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है कि n प्लस के रेज टू पावर m इक्वल टू थीटा ऑफ n रेज टू पावर m के इक्वल होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, क्योंकि थीटा का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया, थीटा का मतलब होता है कि वो इक्वल प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो यहां पर देखिए k और m दोनों के दोनों कांस्टेंट है, n दैट इज ए फंक्शन, तो n की पावर m मैं लिख सकता हूं, कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं। तो क्या ये इक्वल है n रेज टू पावर m के? बिल्कुल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये थीटा के इक्वल फुलफिल करेगा। तो ये करेक्ट वैल्यू है। क्लियर? जैसे कि n रेज टू पावर m है और n रेज टू पावर m दोनों इक्वल है, इसी तरह से मैंने यहां पर लेके दिखाया था आपको, n और m दोनों इक्वल है, तो ये थीटा के इक्वल होता है। क्लियर? इसी तरह से यहां पर अगर आप देखो तो 2 रेज टू पावर n इंटू में 2 मैं लिख सकता हूं इसको लेफ्ट हैंड साइड में, और दैट इज इक्वल टू, ये कह रहा है बिग O ऑफ 2 रेज टू पावर n के इक्वल है। बिल्कुल है, आप देख सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, कांस्टेंट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और 2 रेज टू पावर n ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, f ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू ऑफ g ऑफ n। तो इक्वल वाली प्रॉपर्टी यहां पर फुलफिल हो रही है, 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। तो हम कह सकते हैं 2 रेज टू पावर n इक्वल टू द बिग O ऑफ 2 रेज टू पावर n। तो ये भी आपकी करेक्ट है। मगर यहां पर देखिए 2 रेज टू पावर 2n, 2 रेज टू पावर 2n इंटू में 2 इक्वल टू बिग O ऑफ 2 रेज टू पावर n। क्या ये इक्वल है? आप देख सकते हो ये कांस्टेंट है, इसको तो इग्नोर कर देंगे हम, मगर 2 रेज टू पावर 2n कभी भी लेस देन नहीं होगा 2 रेज टू पावर n के। ये 2 रेज टू पावर 2n है और ये 2 रेज टू पावर n है, तो ये हमेशा ये वाला पार्ट ग्रेटर होगा, ना कि ये वाला पार्ट ग्रेटर होगा। तो ये चीज तो गलत है हमारी और ये चीज करेक्ट है। मगर यहां पर ये क्या है कि बिग O का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इसी टाइप से काफी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, तो बहुत इजी वे में हम क्लियर करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग 2 फंक्शंस, 2 फंक्शन दे रखे हैं, बहुत इजी वे में मैं आपको इसको क्लियर करूंगा। देखिए यहां पर 2 फंक्शन दे रखे हैं, g1 ऑफ n और g2 ऑफ n। तो दोनों फंक्शन को हम एक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। ये कोरमेन का एग्जांपल है जो कि किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर क्लियर कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, यहां मैं लिख लेता हूं 0। ये कैसे लिखेंगे हम? ये जो वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? 0 से 10,000 और 10,000 से ग्रेटर है। यहां पर n की वैल्यू 0 से 100, तो 0 से 100 वाला मैं प्लॉट कर लेता हूं, 100 से 10,000, और यहां पर लिख देते हैं हम, ये 10,000 हो गया, और यहां पर लिख देते हैं ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, तो ग्रेटर देन का मैंने सिंबल लगा दिया। अब देखिए यहां पर 0 से 100 के बीच में फंक्शन क्या है? n है। 0 से 100 के बीच में फंक्शन है हमारा n, और यहां पर अगर आप देखो 0 से 10,000 के बीच में फंक्शन क्या है हमारा? n क्यूब। 0 से दैट इज द n क्यूब। ये हमारा g1 ऑफ n है और ये है हमारा g2 ऑफ n। तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में अगर आप कंपेयर करो तो यहां पर g1 ऑफ n 0 से 100 के बीच में n है, और 0 से 100 के बीच में ये क्या है? n क्यूब। तो हमेशा n क्यूब ग्रेटर होगा n से, तो g ऑफ n हम कह सकते हैं कि ग्रेटर है g2 ऑफ n से। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे 0 से लेके 100 तक मैं कह सकता हूं कि g1 n दैट इज लेस देन ऑफ द g2 n। अब देखिए 100 से 10,000, यहां पर देखिए g2n में तो दिया हुआ है हमें, देखें यहां पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा n जो लिखा हुआ है वो g2 है, ये g1 है, तो यहां पर थोड़ा चेंज कर लेना, ये g2 दैट इज लेस देन ऑफ द g1n। ठीक है, अब यहां पर देखिए n जो है वो g2n के अंदर है फंक्शन, दिस वन। क्लियर? और g1 के अंदर है हमारा n क्यूब, तो ये थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेना। अब उसके बाद है यहां पर g1n n स्क्वेयर है 10,000 से ग्रेटर, मगर यहां तक हम देखें 100 से ग्रेटर g2n क्या वैल्यू दे रहा है? n क्यूब। तो g2n 100 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है उसमें क्या वैल्यू दे रहा है? ये फंक्शन क्या दे रहा है? n क्यूब। और यहां 100 से 10,000 के बीच में n क्यूब दे रहा है g2n, और g1n भी n क्यूब दे रहा है, तो दोनों इक्वल है। हम ये कह सकते हैं g1 इक्वल टू g2 है। यहां पर ये समझ में आ रहा है पॉइंट?
और यहां पर क्या था G2, मैं यहां लिख देता हूं G2 इज लेस देन G1 था 0 से 100 के बीच में। तो एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया। अब 10,000 से ग्रेटर में G1 जो है वो n स्क्वायर दे रहा है। जब यहां पर हम G1 के अंदर आते हैं, G1 दिस वन, तो ये क्या वैल्यू देता है G1 n, जो वैल्यू दे रहा है वो n स्क्वायर दे रहा है। और 10,000 से ऊपर कितनी भी वैल्यू है 100 से ऊपर ये क्या दे रहा है n क्यूब। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये n क्यूब है। क्लियर। तो 10,000 से देखिए मैंने तीन रेंज बना दी, 0 से 100 के बीच में तो देखा G2, यहां पर ये n था G2 और ये था n क्यूब। तो n इज लेस देन n क्यूब होगा तो G2 इज लेस देन G1 होगा। दूसरा रेंज है 100 से 10,000, तो 100 से 10,000 G2 तो n क्यूब है और ये भी n क्यूब है, तो दोनों इक्वल होंगे। अब 10,000 से ऊपर G2 जो है वो n क्यूब है और G1 जो है वो n स्क्वायर है। तो G2 जो है वो ग्रेटर होगा हमेशा G1 से, कौन सी रेंज में, 10,000 से ऊपर। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में हम स्मॉलर वैल्यू पे कभी भी कोई भी फंक्शन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम हमेशा लार्जर वैल्यू पे ही फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लार्जर वैल्यू यहां पर अगर आप देखो तो लार्जर वैल्यू कितनी भी हो, ऐसा डजंट मैटर, कोई पॉइंट फिक्स नहीं है कि 100 पे ही लार्जर होगी, 10,000 पे लार्जर होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो 10,000 के बाद सारी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो 10,000 के बाद हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है कि G1 इज हमेशा लेस देन होगा G2 से। क्यों? क्योंकि G2 का फंक्शन जो है n क्यूब है और G1 का जो फंक्शन है वो n स्क्वायर है। तो एट दिस पॉइंट इसके बाद हमेशा G1 जो है वो लेस देन होगा G2 से। इससे नीचे कभी तो G1 इक्वल हो रहा है और कभी G1 और G2 जो है वो G1 ग्रेटर हो रहा है G2 से। तो इससे नीचे हम रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, मगर इस पॉइंट के बाद हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि G1 इज लेस देन G2। तो G1 इज लेस देन G2, तो इसका मतलब क्या है कि G1 जो फंक्शन है G1n दैट इज इक्वल टू द बिग O ऑफ G2n। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जब लेस देन प्रॉपर्टी है तो ये वाला जो है वो बिग O के साथ जुड़ जाता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, दिस वन, G1n इज बिग O ऑफ द G ऑफ n। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बहुत इजी वे में। मैं हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाया हूं। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट वे में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे काफी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो शॉर्टकट ट्रिक से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर दो फंक्शन दे रखे हैं। इस टाइप के जब कभी भी फंक्शन आपके सामने आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा लार्जर से लार्जर वैल्यू पुट अप करनी है। लार्जेस्ट से लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट वैल्यू पे हमेशा आंसर गलत आएगा। ये ध्यान रखना आपको, ये पॉइंट का, कि हमेशा लार्जर वैल्यू ही आप पुट अप करोगे। तो लार्जर वैल्यू क्या, दो फंक्शन है, मैं पुट करता हूं n की वैल्यू 2⁻1024, हमेशा इन द पावर ऑफ 2 में पुट करना और ट्राई करना कि लार्जर वैल्यू ही पुट अप करें। 2⁻10 2⁻20 इस टाइप से ना करके 2⁻102 ही पुट करना, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट निकल के आएगा। आपको क्लियर कट पता चलेगा दोनों में से कौन सा लार्जर है। ठीक है। तो अब देखिए f ऑफ n, हमेशा कभी भी फंक्शन दे रखा हो, एक f ऑफ n दे रखा है और एक g ऑफ n दे रखा है। f ऑफ n की जो वैल्यू दे रखी है वो है हमारी n स्क्वायर log n, और g ऑफ n की वैल्यू जो दे रखी है वो है n इंटू में log ऑफ n रेज टू पावर 10। ठीक है। तो दोनों के अंदर हमेशा जब कभी भी कंपैरिजन करना हो, कोई रिलेशन निकालना है, तो ट्राई करना कि सबसे पहले मिनिमाइज कर दो उसको, मिनिमम से मिनिमम। जैसे कि आप दोनों में n से n को कैंसिल कर सकते हो, एक log n से एक log n को कैंसिल कर सकते हो, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, यहां आ जाएगा n और यहां पर आ जाएगा log n रेज टू पावर 9। एक log n हट गया और एक n हट गया। ठीक है। तो रिजल्ट हमारा ये आ गया। अब n की वैल्यू पुट अप कर दो, तो यहां n की वैल्यू जब मैं 2⁻102 पुट करूंगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हमेशा यही पुट करोगे। आपको ट्राई करना है लार्जेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू को पुट अप करना है जिससे रिजल्ट आपका करेक्ट निकले।
तो n की वैल्यू जब मैं यहां पर पुटअप करूंगा तो यहां पर वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2⁻1024। इस फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। अब इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम, तो log ऑफ 2⁻1024 की पावर 9। क्लियर? तो जब कभी भी log इनटू में m⁻n है तो n आगे आ जाता है, तो यहां आ जाएगा 1024 log ऑफ 2⁻9। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं। तो यहां देखिए, जब कभी भी log के साथ 2 हो, बाय डिफॉल्ट बेस होता है 2। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है log की, log ऑफ जो वैल्यू है और बेस सेम हो तो ये 1 हो जाता है। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा 1024⁻9। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब 1024 को हम पुटअप कर सकते हैं, 2⁻10 लिख सकते हैं। करके देख लेना, 2⁻10 हम लिख सकते हैं। तो 2⁻10�9 आ गया। तो जो पावर है हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2⁻90। ये किसकी वैल्यू आ गई? g ऑफ n की। f ऑफ n की वैल्यू क्या थी? f ऑफ n की वैल्यू थी हमारी दिस वन। तो आप दोनों में क्लियरली आप देख सकते हो, दोनों के अंदर रिलेशन निकाल सकते हो आप कि कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। आप क्लियरली देख सकते हो कि 2⁻1024 हमेशा ग्रेटर होगा, 2⁻1024 हमेशा ग्रेटर होगा 2⁻90 से। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं ये फंक्शन क्या था? f ऑफ n, और ये फंक्शन था हमारा g ऑफ n। जब कभी भी जो भी लार्जेस्ट होता है, तो ये ध्यान रखना f ऑफ n लार्जेस्ट है इसमें, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी? यहां पर जो लार्जेस्ट होता है वो हमेशा बिग O के साथ आता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं g ऑफ n किसके इक्वल होगा? बिग O ऑफ f ऑफ n के। बात समझ में आ रही है? जो भी लार्जेस्ट होता है वो हमेशा बिग O नोटेशन के साथ आएगा। ये मैं शॉर्ट ट्रिक आपको समझा रहा हूं कि इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो g ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ f ऑफ n होगा। ठीक है, g ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ f ऑफ n होगा, और कभी भी f ऑफ n नॉट इक्वल टू द बिग O ऑफ g ऑफ n होगा, क्योंकि f ऑफ n हमेशा ग्रेटर होगा, ना कि वो स्मॉलेस्ट होगा। क्लियर? तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर? इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे में आपको क्लियर होता जाएगा हर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, जो अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस इन इंक्रीजिंग एसिम्प्टोटिक ऑर्डर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना है। कैसे हम सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं। यहां पर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखना इंक्रीजिंग एसिम्प्टोटिक ऑर्डर। तो एसिम्प्टोटिक ऑर्डर, ये ध्यान रखना, एसिम्प्टोटिक का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी की फॉर्म में ये बात कर रहा है। तो हमेशा वैल्यू ही हम पुटअप करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, पुट n इक्वल टू 2⁻1024। इस टाइप से हम क्वेश्चन में वैल्यू को पुटअप करते चलेंगे। और वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट मैं कह सकता हूं कि यहां पर रिलेशन होता है कि 1 कैसे, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा सबसे पहले आती है। सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, वो 2, 3, 4, 100, 10,000, 10 लाख, कोई भी वैल्यू हो, जो विदाउट वेरिएबल है वो हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ एसिम्प्टोटिक ऑर्डर। क्लियर? उसके बाद होता है हमारा log ऑफ n, 1 से ग्रेटर होगा, मगर वो भी हमारा स्मॉलेस्ट में ही आता है। उसके बाद होता है log n। ठीक है, ये सीरीज होती है। फिर होता है n, फिर उसके बाद होता है हमारा n⁻2, n⁻3, इस तरह से चलती जाती है n⁻log n। ठीक है, देन कोई भी कांस्टेंट मतलब 2, 3 की पावर n, जैसे 2⁻n दिया हुआ है, 3⁻n, 4⁻n, इस टाइप से कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है। देन लेस देन n⁻n, ये था कांस्टेंट की पावर n, वेरिएबल की पावर n। इस तरह से हम निकालते जाएंगे। फिर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, फिर n, 2⁻n, ये लार्जर होता है n⁻n से, और फाइनली होता है हमारा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है 1। ठीक है,
तो इस चीज को आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ पुटिंग सम वैल्यू। n इक्वल टू 1024, सॉरी n इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1024 पुट अप करके देखो तो आपको निकल के आएगा। जैसे कि इसके बीच में अगर रिलेशन देखूं, n रेज़ टू पावर log n यहां पर आया हुआ है, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n ये वाला है, c की पावर n मतलब कोई भी कांस्टेंट की पावर n, फिर है n फैक्टोरियल। तो यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है n रेज़ टू पावर log n स्मॉलेस्ट होगा, फिर c रेज़ टू पावर n आएगा, फिर n फैक्टोरियल, मतलब पहले थर्ड आएगा, फिर 1, फिर 2, 3 1 2। तो राइट आंसर होगा हमारा डी आएगा हमारा राइट आंसर। इसको आप पुट अप करके भी देख सकते हो। कैसे? देखिए, h ऑफ n इक्वल टू n की पावर, n मतलब 2 रेज़ टू पावर 1024 की पावर log n। log n का मतलब है log ऑफ n की वैल्यू है 2 रेज़ टू पावर 1024, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, log ऑफ 2 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 1024 इनटू में 1024, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद है, इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1024 मल्टीप्लाई में 1024, तो इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद अगला फंक्शन देखता हूं मैं, एफ ऑफ एन है 2 रेज़ टू पावर 1024। अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 1024 किसके इक्वल होता है? वो होता है हमारा 2 रेज़ टू पावर 1024 अप्रोक्सीमेटली। अगर हम देखें इसमें तो ये बहुत ही लार्जेस्ट वैल्यू होती है एज कंपेयर टू दिस वन। अगर आप देखो यहाँ पर ये तो है 10 रेज़ टू पावर 3 और 10 रेज़ टू पावर 3, तो 10 रेज़ टू पावर 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 6, और ये अगर आप देखो तो ये हो गया 10 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 3, मतलब कितनी लार्जेस्ट वैल्यू होगा? ये हमेशा लेस देन होगा 2 रेज़ टू पावर 1024, और उससे ये दोनों लेस देन होंगे n फैक्टोरियल मतलब 1024, 2 रेज़ टू पावर 1024 ये n की वैल्यू है, और इसका फैक्टोरियल अगर आप निकालोगे तो हमेशा ये लार्जर आएगा, फिर ये इससे लेस देन होगा, और उससे लेस देन ये होगा। तो इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हो। इसने पूछा हुआ है एसिम्प्टोटिक ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पहले, फिर उससे लार्जर, फिर उससे लार्जर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहां पर अगर आपने पहला, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे हैं तो बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि W ऑफ n और A ऑफ n ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? W ऑफ n रिप्रेजेंट करता है वर्स्ट केस, A ऑफ n रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज केस। रनिंग ऑफ द एल्गोरिथम एग्जीक्यूटेड ऑन एन इनपुट साइज n, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मैंने अभी आपको बताया था वर्स्ट केस हमेशा ज्यादा टाइम लेता है और एवरेज केस कम लेता है। तो मैं इसमें रिलेशन देख सकता हूं, एवरेज केस इज लेस देन होगा वर्स्ट केस से, ठीक है। तो मैं इसको अगर इन टर्म्स ऑफ नोटेशन में रिप्रेजेंट करूं तो एवरेज केस क्या आ जाएगा? बिग ऑफ W ऑफ n। ये मैंने अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में बहुत इजी वे में आपको समझाया हुआ है। तो यहां पर आप ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी? आप देख सकते हो एवरेज केस हमेशा बिग ऑफ W ऑफ n के इक्वल होगा, तो C इज द राइट ऑप्शन, जो कि एक ही ऑप्शन हमें करेक्ट मिल रहा है। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे। तो पहले 5 क्वेश्चन मैंने यहां पर क्लियर किए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इसी सीरीज में, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।